फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। पुलिस वाले डरते हैं कभी कभी? चालान वगैरह होता है आपका? चलान वाला होता है जी। मोबाइल्स अंदर यूज हो रहे हैं, ड्रग्स यूज हो रहा है, फिर फिरौतियाँ हो रही हैं। बीएनएस का कैसे फायदा होगा आईपीसी के साथ रिप्लेस में? बंगाल रिसेंट जो केस था, बिल्कुल, वो जो बिल्कुल, डॉक्टर थी, सुनने में आया है कि सलमान खान को धमकी मिली है ना, तभी मीडिया में आया था। कोई भी कंट्री या स्टेट तभी बच सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। आपको जो वोट पड़े आपके काम से पड़े, कब तक पैसे के दम पे सिस्टम चलाते रहोगे। तो पंजाब में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी तो अच्छी खासी है, यंग जनरेशन खराब हो रही है। जो बच्चे हैं वो नशे में। पुलिस वालों पे एक्शन नहीं होता उसके बाद? पुलिस वालों पे भी एक्शन होता है विद इन 6 to 8 months हाँ। एक रेप केस का फैसला हो जाएगा। पुराने टाइम में देखो, जब रेप होते थे लोग खुल के बात नहीं करते, रिपोर्ट ही नहीं होती, रिपोर्ट ही नहीं करने जाते थे। रिपोर्ट लिखना तो बड़ी दूर की बात है, पूरे परिवार गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? सब पता है ना, हम कर तो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक लॉयर और साथ ही में बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सोशल मीडिया सेल के। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे लॉयर बने, कैसे पॉलिटिक्स में आए और इतनी यंग एज में ऐसी अचीवमेंट्स कैसे हासिल करी। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो मिस्टर धवन, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? फर्स्टली वेलकम टू द चैनल। और वी ऑल नो यू आर एन वेल एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सिमिलरली आप पॉलिटिक्स में भी हैं और बीजेपी से आप स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉर द सोशल मीडिया। सो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कैसे आप इतनी यंग एज में इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, कैसे अपनी एडवोकेसी को चलाते हैं, कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। और सबसे पहले तो ये शुरुआत कीजिए कि आप एडवोकेट बने कैसे, क्या इंस्पिरेशन मिली आपको? करण जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। मेरे घर से पिछली पीढ़ी से कोई भी एडवोकेट नहीं रहा है, तो उसमें भी मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है। जो कर रहा हूँ मैं भगवान की कृपा है, खुद से कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उसने सोचा होता है कैसे किस साइड पे लेके जाना है, तो वो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और जहां तक आपका सवाल था कि बने कैसे, तो जब हम कॉलेज टाइम में आते हैं, जब हम 10th जैसे कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे को फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है फॉर्म्स की भरने की। तो कई बार एफिडेविट मांगा जाता है, कई बार कुछ छोटी मोटी। तो ऐसे ही मेरा कोर्ट में जाने का मौका मिला। अच्छा। तो वहां जाके जब देखा कि यहाँ से ये करा लो, वहां से वैसे करा लो, कुछ अलग अलग जाना पड़ा। हाँ, अलग अलग डेस्क में जाना पड़ा और कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं, क्योंकि रश होता है। हाँ। तो उस टाइम चलो बच्चे भी होते हैं हम, तो इस करके कोई सीरियसली भी नहीं लेता। तो वहां जाके एक चीज समझ आई कि यार सिस्टमेटिक क्यों नहीं है, कि अगर नहीं है तो वो घुमाए ना, मतलब जो राय देनी है अगले को दे, क्योंकि अगला फरियादी आ रहा है, किस मुसीबत से आ रहा है, क्या माइंडसेट लेके आ रहा है, एक होप लेके आ रहा है कि मुझे साइड गाइडेंस मिलेगी। तो वो देख के चीज मुझे इंस्पायर हुआ कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, और मैं अगर एडवोकेट बना तो मैं मिसगाइड नहीं करूंगा किसी को। जो चीज जेन्युइन है, अगर बनती होगी तो है, मतलब मिसगाइड करके नहीं चीज को चलूंगा। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में कॉलेज जाने से पहले ही आपने ये सोच लिया था कि अब मुझे लॉयर बनना है जी। तो क्या किया फिर आपने? मतलब 10th कर ली, फिर +1 +2 में क्या किया? 10th की, फिर +1 +2 में कॉमर्स से, फिर बीकॉम की। बीकॉम के बाद साथ तैयारी करी एंट्रेंसेस की। एंट्रेंसेस क्लियर होने के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पीयू से किया? हाँ जी, पीयू से एलएलबी करी मैंने 3 ईयर। तो घर वाले बोलते नहीं थे कि पहले आप कॉमर्स कर रहे थे कि उसी में आगे कुछ एमकॉम कर लो या एमबीए कर लो, कैसे लॉयर में, मतलब इधर कैसे? घर वालों का तो आपको पता ही है, घर वाले तो जब हम अपनी कुछ बताने जाते हैं तो घर वाले तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे कि यार क्या सोच के तू कर रहा है। तो बस वही जो मैंने कारण एक बताया, तो बस फिर धीरे धीरे आगे विजन दिल में रहा, वो दिल में था। क्योंकि उसके बाद कॉलेज का ही कोई काम हो, डिग्री, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी डिग्री गलत बन गई। उसमें जब गलत बन गई, हाँ, नाम गलत आ गया। आगे अब एडमिशन का टाइम था, या एंट्रेंसेस क्लियर हो गया था, तो इन द मीन टाइम मेरी डिग्री आई नहीं थी। तो वो डिग्री ठीक कराने के लिए मुझे इतना धक्के खाने पड़े, एफिडेविट बनाने के लिए, कभी इधर जा कभी उधर जा। तो ये चीज सिस्टमेटिक समझ आ गई कि एक तो ये है, दूसरा एक लॉ में ये भी था क्रेज
कि जो वहां जाएगा ना, पावर अपने आप आती है टक्कर लेने की। पुलिस वाले डरते हैं कभी कभी? चालान वगैरह होता है आपका? चलान वाला होता है जी, होता है? होता है। वकीलों का चालान? वो बात अलग है कि साइड पे नहीं होता वो हम रद्द करा देते हैं। ठीक है, तो आप तो बैठे कोर्ट में हो। हमारा काम ही यही है जी। लोग जो आजकल यंग जनरेशन है, लॉ से लोग खेलते बहुत हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे लॉ को तोड़ा जाए, कैसे मरोड़ा जाए। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब यंग जनरेशन को लॉ के बारे में नॉलेज ना होते हुए वो मतलब कोशिश करते हैं, लॉ तोड़ते हैं एक्चुअली बार बार। ये आजकल आप देखोगे जैसे जो जनरेशन आ गई है, जो चल रहा है सिस्टम, लोग तोड़ते हैं लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं। फिर जब तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर जब फंसते हैं तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास ही आना पड़ता है, क्लाइंट बन जाता है ना। बस फिर वो तोड़ मरोड़ के फिर जो सही करना होता है वो हम कान पकड़ के अपने आप ठीक कराते हैं। ठीक है, ठीक है। और पॉलिटिक्स में कैसे आए? पॉलिटिक्स में जी 2014 मोदी जी का आपको पता, सबको क्रेज था जब वो अनाउंस हुए। तो बस उस पीछे, क्योंकि बैकग्राउंड सिर्फ इतना था कि संघ के स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, ठीक है, तो इस करके तो शुरू से जुड़ाव तो था ही, झुकाव पार्टी की तरफ बढ़ता गया। बस वो पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ बढ़ के जैसे कमल खिलता तो हमारे दिल में भी बीजेपी के लिए। हाँ, कमल तो खिला ही हुआ था, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वो धीरे धीरे करके बस फिर आया, एज ए वॉलंटियर काम किया 2014 में। वॉलंटियर काम करते, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सपोर्ट करते थे, क्योंकि जब हम बात करते थे, आपको पता है हम आम घरों से उठ के आए हैं, तो घर वाले कहते थे अपना करियर पहले बना लो, ये चीजें कुछ नहीं रखा इन चीजों में, ना हमारा कोई बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है तो जो आगे बढ़ाएगा। कोविड-19 में अच्छे की कमर टूटी थी, है ना जी बिल्कुल। वकालत पे क्या असर पड़ा था? तो वकालत पे भी बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि एक टाइम पे सारा कुछ सिस्टम ही बंद हो गया था। तो धीरे धीरे जब वो सिस्टम खुला, ऑनलाइन वीसीज चली, गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया इस चीज को, ऑनलाइन कोर्ट्स वीसी के थ्रू हुई, कोर्ट सिस्टम चला, तो धीरे धीरे करके फिर से क्लाइंटेज धीरे धीरे बढ़ के फिर कैसे मरे थे कोविड में? मोदी जी ने तो आत्मनिर्भरता का जो लेके आए हैं, तो वकील तो शुरू से आत्मनिर्भर रहा है वो चलता ही आत्मनिर्भर पे है, सब कुछ से अपने आप करना है। आत्मनिर्भर भारत से पहले आत्मनिर्भर वकील बिल्कुल जी, वो कंसेप्ट ही मुझे ऐसा लगता है वहां से आया। जुडिशरी के बारे में क्या सोचते हैं? कितने साल की प्रैक्टिस, क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए? 7। अगर तो आपने जेएमआईसी एज अ जेएमआईसी बनना है तो उसमें तो आप एज अ ग्रेजुएशन के बाद, एलएलबी के बाद 3 ईयर कोर्स करने के बाद, 5 ईयर कोर्स करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द जुडिशरी। हाँ, जेएमआईसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऐसे फिर प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिस के बाद बनना चाहते हैं तो 7 ईयर्स ऑफ स्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी एडीजी पेपर देने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज और बताइए, आजकल हम देख रहे हैं कि रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और पहले भी होते थे, शायद रिपोर्ट नहीं होते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया भी बहुत एक्टिव है, बिका हुआ मीडिया भी बहुत है, बिका हुआ सोशल मीडिया भी बहुत है एक्चुअली। बट उसी के साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रिपोर्ट करते हैं। सिमिलरली लॉयर्स की भी कुछ जिम्मेवारी है कि सही को सही और गलत को गलत बोलें। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूं, अब आप क्या सोचते हो कि आगे गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए रेप केसेस को स्टॉप करने के लिए? मैं ये नहीं कहूंगा सजा देने के लिए, सजा तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें क्या 70 पुश्तें भी याद रखें, लेकिन ऐसे रेप्स हो ही ना, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या सोचते हो आप? करण जी, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अकेला रोल है वो गवर्नमेंट का नहीं है। इसमें रोल सोसाइटी को भी प्ले करना होगा, समाज को भी करना होगा, हमें हमारे अपने घरों को भी करना होगा। क्योंकि हर के घर में माँ है, बहन है, बेटी है, तो परवरिश एक लड़के को कैसे दी जानी चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट रोल मेरे को लगता है। लेकिन वो चीज हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना चाहिए। सोशल अवेयरनेस जो है ना, वो होनी चाहिए घरों में भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोग्राम। उस लड़के की माँ भी तो एक लेडी है, हमें जन्म देने वाली ही एक लेडी है, तो हम आए ही वहां से हैं। तो मेरे को तो यही लगता है कि सोशल अवेयरनेस जितनी होगी ना, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, समाज को भी अपना रोल प्ले करना। एक बात बताइए, आप चलिए आप बीजेपी से ही हैं, है ना। एक ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। मुझे एक बात बताइए, 2014 जब बीजेपी आई, उससे पहले और उसके बाद में क्या रेप केसेस के लॉ में कुछ चेंजेस लेके आई है बीजेपी?
चेंजेस देखिए, चेंजेस आई है। अब सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि अमेंडमेंट्स 2019 की ले लीजिए, ठीक है, चाहे अब बीएनएस का आया है, जो प्रोविजंस लेके आई है गवर्नमेंट, उसमें जो बेसिकली लैग काम करता था कि एक ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस होने के बाद जो सारा प्रोसेस था ट्रायल का, उसमें इंसाफ मिलने में ही हमें काफी लोग मर जाते थे, सालों लग जाते थे। लेकिन अब उस प्रोसेस को, जैसे कि हमें पता है कि आईपीसी अब रिप्लेस हुआ है बीएनएस के थ्रू, भारतीय न्याय संहिता के थ्रू। अब उस प्रोसेस में क्या हुआ है कि पहले जो प्रोसीजर था इन्वेस्टिगेशन का, अगर माइनर ऑफेंसेस होते थे, आपको अब 60 डेज के अंदर आपको माइनर ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। पहले क्या होता था? पहले कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम बाउंड पीरियड नहीं था। अब मान लो आप कंप्लेंट लिखवाने के पहले तो शर्म के मारे लोग जाते ही नहीं थे। अगर आप पुराने टाइम में देखो, जब रेप होते थे कहीं तो ऑफेंसेस पता ही नहीं लगते थे, रिपोर्ट ही नहीं होते, रिपोर्ट ही नहीं करने जाते थे, या अगर रिपोर्ट करने जाते थे थानों में सिस्टम ऐसा था कि वो इन्फ्लुएंस होके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लो, या शर्म के मारे लोग जाते ही नहीं थे। तो कहीं तो ऐसे ऐसे केसेस, गैंग रेप्स कह लो, वो उभर के आ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब सिस्टम में बदलाव है कि सोशल अवेयरनेस आई है, लोगों में जब चीजें पता लगी हैं तो लोग कंप्लेंट्स करने भी जा रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। प्रोसेस, ये एक्ट जो नवा आया है, इसका पर्पस ही यही है कि मॉडर्नाइजेशन के, ठीक है, जो आपके मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट चल रहा है हमारा, उस मॉडर्नाइजेशन को चेंजेस जो है सोसाइटी के हिसाब से होते हैं। तो लॉ भी, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो लोग लॉ को ऐसे तोड़ते हैं कि रिपोर्ट लिखना तो बड़ी दूर की बात है, पूरे परिवार के परिवार गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गया परिवार। तो मैं ये समझता हूं कि लॉ फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करने की जगह मुझे लगता है कि लॉ का एक डर होना चाहिए, जो आज लोगों में बहुत कम हो गया है। लोग सोचते हैं क्या कर लेगा कोई, मेरा अरेस्ट हो जाऊंगा, बेल करवा लूंगा, बाहर आ जाऊंगा, यही सोचते हैं। बिल्कुल सही बात। आपके जैसे आप लॉयर हैं, आपके जैसे और भी लॉयर होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे, तो मुझे लगता है कि लॉयर्स की ट्रेनिंग में भी एक, जैसे डॉक्टर्स को ओथ दी जाती है ना, ऐसे लॉयर्स को भी एक ओथ दी जानी चाहिए। जो एक स्टूडेंट होता है, जब लॉ पास आउट होके आता है ग्रेजुएशन ईयर्स में, तो सबसे पहले जो उसकी ओथ होती है, उसको सर्टिफिकेट दिया, तो ओथ ही दिलवाई जाती है। वो दिलवाई जाती है ना, तो उस चीज का पालन क्यों नहीं करते? देखिए, मैं तो बहुत लोग नहीं, आप नहीं करते, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं बहुत लोग नहीं करते। नहीं, ऐसे नहीं है, काफी लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखो, समाज में हर प्राणी रहता है, हर सोसाइटी में एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो उससे मतलब ये नहीं कि सोसाइटी सारी ही खराब है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सोसाइटी को बेटर डिलीवर करते रहे, ठीक है, और उससे समाज में अवेयरनेस आए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आया हो आपके पास और जेन्युइन भी हो, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं है, तो लड़ा कभी केसेस? बिल्कुल लड़े हैं जी। जब मैं आपको बताया, आई एम फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है ना, तो जब मैंने शुरुआत करी थी, काफी लोग ऐसे आते थे, तो उनकी भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो आपकी शुरुआत थी, बट हाँ, अब जब आप एस्टैब्लिश्ड लॉयर बन गए, अभी भी होता है। वैसे तो कहते हैं एक डॉक्टर और एडवोकेट हो, उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए कहानी सुनते हुए या ऑपरेशन करते हुए। कई बार बात इमोशनल होने की नहीं होती, जरूरतमंद की भी होती है। हाँ, तो वो जब हम बात करते हैं ना, देखो, आप पब्लिक डीलिंग में आप डील कर रहे हो, अब मैं दोनों साइड हूँ, उधर भी पब्लिक डीलिंग है, उधर भी पब्लिक डीलिंग। जब आप पब्लिक डीलिंग करते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूंगा, आप जब बात कर रहे होगे ना, आपको पता लग जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। वो कहानी सुन के या उसकी भाव देख के, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि वकील का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। उसने ऑब्जर्व ही करना, उस ऑब्जर्व को सुन के उसके बाद उसने अपना दिमाग अप्लाई करना है। अब कोई फरियादी आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो अपनी कहानी सुनाता है, तो देख के पता लग जाता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, उठना बैठना, सब हम हर चीज ऑब्जर्व करते। कहते हैं वकील बोलने के भी पैसे लेता है, आपने कहावतें सुनी होगी, मजाक में बोलते हैं ना कि सलाह वकील तब बोलता है जब उसको फीस मिली हो। अच्छा, तो एक चीज और मुझे याद है इससे, जो जैसे हम रेप केसेस को डिस्कस कर रहे थे ना, कि सजा मिलनी चाहिए, बीएनएस में चेंजेस भी हो गए हैं, कोर्ट्स भी फास्ट ट्रैक हो गए हैं, ठीक है, वी गॉट दैट। बट एक चीज और भी है, जब मैट्रिमोनियल के जो केसेस होता है, मैट्रिमोनियल भी करते हैं ना? जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल के केसेस में लॉ तो बना है वुमेन की सपोर्ट के लिए, और बहुत बहुत स्ट्रांग लॉ है वुमेन की सपोर्ट के लिए, बट वहीं पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे, जहां पे ये इस लॉ को गलत तरीके से यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सारी फीमेल्स गलत हैं, जैसे आपने बोला हर जगह पे हर तरह का इंसान है, ऐसे ही कहीं पे कुछ लॉयर्स फोर्सफुली या
दिमाग में कुछ बातें डाल के गुमराह भी करते हैं लड़कियों को, और एलिमनी के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताते हैं। तो क्या इसमें मेंस के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है? आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। जहां तक कानून का सवाल है, तो अभी जो कानून जो बने हुए हैं ना अभी तक, जैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है, तो मैं खुद पर्सनली चाहता था कि इसमें जो जेंडर बायस है ना, चाहे क्रुएल्टी को लेके हो गया या उसको लेके, तो ये एक जेंडर बेस्ड ना होके न्यूट्रल होना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब समय, आज की जो समय चल रहा है उसमें प्रेजेंट में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अब एक समय आ गया है कि इस लॉ को थोड़ा हमें न्यूट्रल देखना चाहिए। जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पे भी इक्वालिटी खुल के बात नहीं करते इन टॉपिक्स के बारे में, करते नहीं है। मेरे को वही मैं कई बार सोचता हूँ क्यों नहीं करते, क्योंकि अब जब हम सब इक्वालिटी के बेस पे आ गया कि हर चीज इक्वल है, लॉ शुड आल्सो बी इक्वल। आज बच्चों को स्कूल्स में, बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल। अब मुझे इस समाज में, जैसे आपने बोला यू वर आल्सो सर्चिंग आउट फॉर द लॉज फॉर मेन, बट आपको नहीं मिले, इक्वालिटी नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है उसमें है। तो क्या आप उम्मीद रखते हो कि बीएनएस आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आएंगे आगे? मुझे ऐसा उम्मीद थी कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी 2000, ये आ जानी चाहिए थी, क्योंकि इट्स राइट टाइम नाउ कि हमने जजमेंट्स देखी हैं। अभी मैं आपको एक केस बताऊंगा, दिल्ली का एक इंसिडेंट है, काफी पुराना हो गया, शायद आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि एक लड़का अपना वहां से रोड से जा रहा था, देन लड़की गाड़ी पे आ रही होगी, ही वाज ऑन मोटरसाइकिल, तो पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर एफआईआर करा दी कि ही वाज मिसहैंडलिंग और समथिंग, कुछ बोल के गया कुछ, जबकि ऐसा नहीं था। वो ट्रायल चला, लड़की बाहर चल के सेट हो गई, लेकिन लड़के की जॉब भी चलेगी, उसके 4 साल खराब हो गए ट्रायल में, एंड आफ्टर ट्रायल वो बरी हो गया, वो केस झूठा निकला। तो अब इसमें उसमें लड़के की का और जो उसका टाइम खराब हुआ, करियर खराब हुआ, उसके लिए सर कर सकता था, लेकिन फिर इमेज पे भी तो इम्पैक्ट हुआ। इमेज भी चलो एक बंदा फिर बना लेगा, चलो दाग तो लग गया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ था, उस 4 साल में उसको किस चीजों से गुजरना पड़ा, क्रिमिनल ना हो तो भी क्रिमिनल बन गया ना उसको। अब कल को वो जॉब जाएगा, एक टैग तो लग गया, वेदर ही इज एक्विटेड, चलो एक्विट हो गया, लेकिन एक 5 साल जो उसने झेला, उसकी फैमिली ने झेला, तो अच्छा बिग वो रिकवर हो ही नहीं सकता। अब वो तो कह नहीं सकता कि वो लॉस रिकवर हो सकता है, और जो उसके साथ हुआ वो दैट इज नॉट रिकवरेबल, है ना। उसकी लाइफ तो एक तरह से 5 साल पीछे चलेगी ना। बीएनएस का कैसे फायदा होगा आईपीसी के साथ रिप्लेस होकर, मतलब आईपीसी हटेगा, बीएनएस आएगा? सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रायल्स में ना, अगर आप देखें तो कोर्ट्स, हमारी जो जजेस हैं उनकी सिस्टम चलो सुधार तो आया, लेकिन अभी भी जजेस की बहुत कमी है। ये हम आए दिन देखते भी है, पार्लियामेंट में डिस्कशंस भी होता है, हमारे पास डाटास भी है, सब आए हैं, सब आप लोगों को पता है। लेकिन उसमें अब प्रोसीजर का ये हुआ कि काफी, जैसे ये जो सेक्शन थे आईपीसी के, ब्रिटिश एरा से बने हुए थे, कुछ सेक्शन ऐसे थे जो यूज भी नहीं थे। अब सेक्शन 511 सेक्शन आईपीसी में थे, व्हिच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 356। ओके, 511 थे, अब 356 हो गए। हाँ, तो अब उसमें काफी सेक्शन जो यूज नहीं थे, जो रिपीटेड थे, या जो क्लबिंग करके बन सकते थे, बेसिकली बीएनएस बनाया इसलिए गया कि जो मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी के हिसाब से उसको चैनलाइज प्रॉपर कर सके, प्रोविजंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन हो सके, और ट्रायल में जो देरी होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 डेज के अंदर माइनर ऑफेंसेस है, इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू कंप्लीट। बीएनएस में हुआ। हाँ, बीएनएस में, आईपीसी से बीएनएस में क्या हुआ कन्वर्ट, वही बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद 180 दिन के अंदर आपको मेजर ऑफेंसेस जैसे रेप, मर्डर्स, है ना, अब ऐसे हमें 180 दिन में, 180 डेज के अंदर आपको ट्रायल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का आपको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद आपको विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट करके फाइनल आर्गुमेंट्स अगर सुन लिया जज ने, तो आफ्टर दैट बहस सुनने के बाद फाइनल जब बहस होगी, विद इन 30 डेज को वो जो जजमेंट है कोर्ट में प्रोनाउंस करनी है, लिख के देनी है। मतलब आप कह रहे हो कि विद इन 6 to 8 months हाँ, एक रेप केस का फैसला हो जाए। ये रिसेंटली हुआ भी हुआ। अभी अगर आपने देखा हो, हमारे पास एग्जांपल्स 20-20 साल के, बंगाल रिसेंट जो केस था, डॉक्टर थी, उसके साथ क्या हुआ और उसका देखा हमने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर जजेस, चाहे आप कह रहे हैं कम है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहीं पे एक्टिव है जिसमें लोगों को न्याय जल्दी मिले, तो वो अच्छी चीज है। इवन लॉयर्स भी मैं देखता हूँ, कुछ अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, नॉर्मल भी हैं, कभी सही हैं, कभी गलत है। वहीं पे जजेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा जब इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो क्या वो फैसला लेंगे, कैसे फैसला लेंगे, और जितना ज्यादा बर्डन बढ़ता रहेगा उतना डिले होना ही होना है। तो अब फास्ट ट्रैक
के साथ साथ डेफिनेटली जजेस के अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कई स्टेट्स में, क्योंकि जो स्टेट अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट होती हैं, ओके, तो पेपर प्रॉपर निकलता है, एवरी ईयर निकलता है, तो वो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, हर साल पेपर निकलता है। कई स्टेट्स में रह जाता है किसी प्रोसेस के कारण डिले हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हर साल स्टेट्स में पेपर, जितनी अपॉइंटमेंट्स जो वैकेंसी रहती है, जो गवर्नमेंट बताती है कि इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर होता है। लेकिन वही है कि प्रेशर है, लेकिन वो सीट होती है, जब वो सीट पे आता है वो बंदा अपने आप फिर वो करवा देती है आपसे। कहते हैं ना भगवान बैठा है, तो जब वो सीट का प्रेशर भी होता है, एक डिग्निटी भी होती है और एक सेंस ऑफ मोरालिटी भी होती है, तो वो अपने आप सीट करवा देती है। जेल्स का बहुत बुरा हाल है इंडिया में, कहा जाता है ना, तो मैं थोड़ा सच जानना चाहता हूँ, गए हो जेल, गए हो आप कभी? बिल्कुल जी, बिल्कुल वैसे नहीं गया जी। नहीं, फॉर द क्लाइंट से मिलने, क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा। जैसे कभी यार कोई जाना पड़ता है वकालतनामा साइन कराना, तो कई बार डायरेक्ट, कई बार होता है कि उनके पेरेंट्स आते हैं या कोई आता है रिश्तेदार, तो वो इतनी चीज कई बार नहीं बता पाता, तो कई बार जाना पड़ता है। हाँ। क्या हालात है, सच बताना। हालात जी, आप रिसेंटली आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं, कि मोबाइल्स अंदर यूज हो रहे हैं, ड्रग्स यूज हो रहा है, फिर फिरौतियां हो रही हैं, गैंग कल्चर चल रहा है, तो सच है। हाई कोर्ट ने भी कितनी बार भी रिसेंटली पैसा बहुत कमाते होंगे फिर तो वहाँ के लोग, जो अब ये तो जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप मेरी ना वकालत बंद कराना चाहते हो ताकि मुझे ना नहीं, इन लोगों से मैं सच पूछना चाहता हूँ। नहीं, फ्लॉ देखो, प्रशासन है तो फ्लॉ भी है, फ्लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाई कोर्ट भी कितनी बार, हमारी खुद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कितने बारी अभी रिसेंटली कितनी बारी संज्ञान ले चुकी है, कितनी बारी कह चुकी है कि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। सर अभी जैसे लॉरेंस बिश्नोई है ना, सुनने में आया है कि सलमान खान को धमकी मिली है ना, या सलमान खान की सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अंदर बैठे हैं, पता है कि धमकी मिल रही है, धमकी मिली है ना, तभी मीडिया में आया था। अब अगर धमकी मिली और अंदर से ही आई है धमकी, बाहर से तो आ नहीं सकती, बाहर से मतलब कोई ना कोई कम्युनिकेट तो कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन रुकता क्यों नहीं है? अगर इतना कुछ हो गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, अंदर का कम्युनिकेशन बैन क्यों नहीं हुआ? वहां तो जैमर्स भी होते हैं, तब भी कैसे चलते हैं सब? देखो ऐसा है, ये ना इंटरनल अंदर की बात है, क्या आप मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? वकीलों को सब कुछ पता होता है। देखो ये तो फ्लॉ तो है ही है ना, हम भी आए दिन सुनते हैं ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब फ्लॉ तो है, तो कहीं ना कहीं लैप्स है, और ये इसको मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियस लैप्स है। अब कोई भी कंट्री, मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री या स्टेट तभी बच सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ जिस देश में या जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है ना, वहाँ माहौल ऐसा बन जाएगा कि वो नेगेटिविटी फैल जाएगी। सर आपने अभी ड्रग्स की बात करी, जेल में तो है ही है ना, लेकिन थोड़ा बाहर निकले अगर हम अपने घर से, तो आजकल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है पंजाब में, रादर अब उससे बहुत जगह पे है। अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी तो अच्छी खासी है। तो ये जो नई सरकार बनी थी, इन्होंने बोला था हम ड्रग्स को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, मैं नंबर कोट नहीं करूंगा, बट बहुत जल्दी बोला था। माफिया को भी बोला, सैंड माफिया खत्म कर देंगे, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोला। आपकी सरकार या आप एज अ बीजेपी पर्सन या लॉयर, आपको तो लॉ भी पता है और आप पॉलिटिक्स में भी हो, तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी क्या कर रही है इसके लिए? अगर चलिए आप बोलते हैं स्टेट कुछ नहीं कर रही, सेंटर क्यों नहीं कुछ कर रही? सरकार अपनी तरफ से पूरा वो करती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टेट की। जब स्टेट और सरकार के बीच में कोलैप्स, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन जब प्रॉपर नहीं होगा ना, तो वो फिर ऐसे ही होगा। बाकी स्टेट से हरियाणा देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हिमाचल देख लो, बाकी जगह भी तो हो रहा है, पंजाब ही क्यों? वाई हर जगह सिचुएशन में अगर देखे जाए आज के टाइम में, ड्रग्स में देखो तो पंजाब आगे, अनएम्प्लॉयमेंट। दुख नहीं होता है सुन के? कई बार होता है जी, हम पंजाब के वासी हैं, हम कौन सा बाहर से आए हैं। आप लोग लॉयर्स की कम्युनिटी या एक एज एन इंडिविजुअल में भी आप लोग क्यों नहीं कोई एक्शन लेते स्टेट के अगेंस्ट? अगर आपको पता है कि स्टेट, मैं ये नहीं कह रहा स्टेट जानबूझ के कर रही है, कहीं ना कहीं लैक कर रही है, ठीक है, मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा स्टेट को, बट हाँ अगर आपको लगता है कि स्टेट कहीं लैक कर रही है, तो जुडिशरी से इस चीज को स्टार्ट करने नहीं, जुडिशरी से अगर आप देखें काफी केसेस यहाँ पेंडिंग है। कई बार जुडिशरी भी अभी सो मोटो एक्शन ले चुकी है कि एनडीपीएस इतना मतलब इतने वो ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों का यंग जनरेशन खराब हो रही है, आधी यंग जनरेशन बाहर चली गई है, पंजाब में रह क्या गया,
जो बच्चे हैं वो नशे में हैं। बच्चे नशे में है। उससे सबसे मेन कारण क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। हम्म, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर बची अनएम्प्लॉयमेंट। आप मेरे को याद बताइए, आप भी पंजाब में, मेरे ख्याल अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे बताइए लास्ट कारखाना कब लगा था? कोई ऐसी कंपनी लगी हो जो एम्प्लॉयमेंट दे सके? मुझे तो दिखी है कि उल्टा गए हैं यहाँ से। हाँ डेफिनेटली बड़े ब्रांड्स। तो एक यूथ को क्या चाहिए? समाज ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो। जब उसका या स्पोर्ट्स अच्छा हो, तब उसको वहां अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो नशे की तरफ जाएगा ही क्यों? और बाकी रही गई कसर, क्या बोलूं, सरकार की नालायकी कह लें, प्रशासन की नालायकी कह लें। देखो कहीं ना कहीं हम ये उंगली करके ये नहीं कर सकते कि करण जी गलत है या निकुंज जी गलत है। ये तो हमको सबको कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। गलती तो लैप्स तो हुआ है ना, गलती तो है, क्यों हुआ है इस पे कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, बस हम उंगलियां उठा रहे हैं। वही पूछ रहा हूँ, ये जब पता है कि लैप्स है तो आप लोग लॉयर्स की कम्युनिटी क्यों नहीं कुछ करती? कोई और कुछ नहीं कर सकता, आप लोग को तो लॉ पूरा पता है। सब पता है ना, हम कर तो रहे हैं। जो गलत पर्चे होते हैं, ये धक्के से किसी को फंसा दिया जाता है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हम एनडीपीएस के जब केसेस होते हैं, कहीं पे धक्के से पर्चा हो जाता है, उठा के पुलिस ले जाती है। कई बार खाना पूर्ति करनी है तो प्रेशर आता है कि भैया अभी इमेज खराब हो रही है, पर्चे कर होता है जी, बहुत कुछ होता है। कई बार बेलें कराई हुई हमने हाईकोर्ट से, हम कराते हैं। कोर्ट भी बेल देती है जहाँ उसको लगता है कोर्ट को कि जेन्युइन केस नहीं है, फंसाया जा रहा है। अल्टीमेटली पॉइंट तो ये आ गया ना कि उन पुलिस वालों पे एक्शन नहीं होता, उसके बाद पुलिस वालों पे भी एक्शन होता है, लेकिन पॉइंट वो हो गया ना कि तो छोटे छोटे क्रंचेस हैं जहां से कुछ बिग बुल्स हैं, जो ड्रग्स के जो जहां से हो रहा है, जहां से आ रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा? और सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस तो है ना, कुछ ना कुछ खबर तो आती है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? हम 3 महीने में खत्म कर देंगे। आज 3 साल हो गए, आज ही मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे ऐसे वादे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि हम जैसे लोग भी आगे आ सके। जनता को भी सोचना चाहिए कि हाँ आपको कैसे लीडर चाहिए, मापदंड तो उनको भी देखना पड़ेगा ना। जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अच्छी जगह पे नहीं जाएंगे या माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो एक सही प्लेटफॉर्म जो अचीव कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। भैया पंजाब में देखिए ना आज क्या हालात हो गए हैं। नंबर 1 एक स्टेट कहा जाता था, बिल्कुल खुशी, महाराजाओं की धरती थी, गुरुओं की धरती थी। और आज किस गुरुओं ने हमें ये चीज तो नहीं सिखाई थी, बाणियों में ये चीज तो नहीं लिखा, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? मैं तो इसमें कहूंगा चलो समाज तो चलो फंस ही रहा है, जो गाइड मिसगाइड कर रहे हैं उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए चीज के बारे में कि वो किस पंजाब को किस दिशा में लेके जा रहे हैं और क्या कैसा पंजाब वो चाहते हैं। ये हम सबको कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। और सरकारों को भी देखना चाहिए, चुन के आती हैं, वादे करके आती हैं, तो वादे वो ऐसे करें जो निभा सके। आप किसी के इमोशंस के साथ या किसी को कितनी देर तक घुमा लोगे? अब दिल्ली में खुल गया ना, एक्सपोज हो गया ना, कब तक आप किसी को बेवकूफ बना के कर लोगे? सच तो एक दिन बाहर आना ही है। सर एक ना लोग डिप्रेस बहुत होते जा रहे हैं आजकल, मैंने देखा है। डिप्रेशन ज्यादातर पैसे का ही होता है, ज्यादातर, और लोन्स के चक्कर में लोग फंसते जा रहे हैं। ईएमआई, कोई भी चीज लेनी है ईएमआई पे लेंगे, है ना। अगर हैसियत नहीं पड़ रही या जरूरत नहीं है, या हैसियत भी है जरूरत भी है, पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं एक चीज लेने की हैसियत है कि हाँ मैं ले सकता हूं, लेकिन फिर भी उसको ईएमआई पे ले लेते हैं। और ईएमआई के ट्रैप में, क्योंकि सारे दिन एवरी डे कैन नॉट बी अ ग्रीन डे, तो कहीं ना कहीं वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको धमकियां मिलती हैं, जो लोन रिकवरी वाले होते हैं धमकी देते हैं, घर भी आ जाते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो उनसे लोगों को कैसे बचना चाहिए? आप क्या गाइड करते हो? लॉ कभी ये नहीं कहता कि आप किसी को मेंटली हरास करो, गाली दो या कुछ भी करो, तो वो कैसे लोग बचें, वो या क्या कर सकते हैं? वो देखो लोन लिया, वो पे तो देखो आपको करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रन अवे, है ना सर। इतने बड़े बड़े लोग 5,500 करोड़ 15,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं। ये तो बेचारे लोग, कोई लाख रुपए, कोई 50,000, कोई 5 लाख, बट फिर भी गालियां खाते हैं। सर उसका फिर ये है ना कि अगर आपको मान लो लोन में आपका डिफॉल्ट हो रहा है या आप पे नहीं कर पा रहे, तो उनके प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, आप उसको नॉर्म्स को फॉलो करिए। मान लो अगर आपने लोन लिया है ना, आप नहीं रीपे किए, आपकी डिफॉल्ट होगी, तो आप उनसे एक टाइम लिमिट मांग सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लिमिट, अपना रीजन, जेन्युइन रीजन बता के। अगर नहीं मिला, बैंक ने टाइम लिमिट नहीं दी, फिर
नहीं दिया तो फिर आप इसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी होती है। अगर आप मान लो रिपे नहीं कर पा रहे, डिमांड नोटिस आ जाता है या शो कॉज नोटिस आ जाता है, तो अपना रिप्लाई बना के दे सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट के लिए, उनसे रिक्वेस्ट कर सर वो तो सकते आता हैं। ही ना, आजकल तो प्रोसेस क्या हो गया है कि आप बैंक में ईएमआई नहीं दे रहे, थोड़े दिन रुकेंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना, उसके बाद आपके घर आने लग जाएंगे, डिप्रेस हरास करते हैं लोगों को। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, बहुत लोग ईमेल करते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉ उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट देता है, कैसे वो लॉ को लॉ के शरण में आके अपने आप को बचा सकते हैं कुछ उसके समय लिए के लिए, जब तक वो नहीं दे हाँ पाए। देखो, लोन तो वो पे करना ही है, बस प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज जो है कुछ, जैसे मैंने आपको क्या बताया लीगल कि फॉर्मेलिटी होती है इसकी? लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप टाइम लिमिट मांग सकते हैं लीगली आप जाके बैंक में खुद बैंक मैनेजर के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर उस अगर पे नहीं एक्सेप्ट कर रहा अगर तो? नहीं सब सकते तो आप कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू, मान लो अगर जिसने लोन लिया वो कोर्ट जा सकता है? जा सकता है। जैसे मान लो कि डिमांड नोटिस आ गया है ना, आप लोन पे नहीं कर रहे, आप काफी किस्तें जो हैं वो आपकी नहीं पे कर पाए, डिफॉल्ट हो गए है ना, कई बार एनपीए भी घोषित करने आते हैं, ऑप्शन हो जाती है, तो आप उस पे स्टे लाने के लिए ऑप्शन पे, अगर जेन्युइन केस बनता है तो कोर्ट के थ्रू आप अपना जाके स्टे भी ले सकते हैं और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स के थ्रू अपनी सेटलमेंट भी करा सकते हैं। आप कंसल्टेशन देते हैं लोगों को, एडवाइस भी देते हैं, है ना? और मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को अपनी ईमेल या कुछ भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ताकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेस जो है ना वो लोगों को उनकी लाइफ खराब कर देता है। स्ट्रेस से बचने के लिए अगर आप उनको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकें या लीगल एडवाइस दे सकें, तो कुछ ईमेल शेयर करना चाहेंगे हमारे? जी हाँ, मेरी ईमेल आईडी है जो आप नोट कर सकते हैं, sahayata.nd@gmail.com। sahayata.nd@gmail.com स्पेल आउट करेंगे? sahayata.nd@gmail.com। ठीक है निकुंज जी, मुझे ये बताओ, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? पूरा दिन पॉलिटिक्स, फिर आपका कोर्ट्स केसेस, इधर दिमाग चलाओ उधर दिमाग चलाओ, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो? करण जी सही बताऊं, जिस हिसाब से आज के लाइफ में स्ट्रेस बहुत है ना, आप देख रहे हो आपकी लाइफ में भी होगा, आपकी फील्ड है नॉर्मल है, और जिस हिसाब से मैं तो ज्यादा टेंशन लेता हूं। टेंशन तो देखो, टेंशन तो हम भी नहीं लेते, लेकिन उसको निकालने का जरिया होता है। मैं तो योगा या मेडिटेशन, सुबह की सैर, तो ये जरूर करते हो हर रोज। निकुंज जी एक चीज बताइए, लॉयर को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या चीजें लॉयर को नहीं मिलती, साइड इफेक्ट्स क्या है लॉयर बनने के? साइड इफेक्ट्स जी देखो जी, पहला था अपनी बेटी को इतनी इजीली देके राजी नहीं है, ठीक है। दूसरा लोन हो उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई रेंट पे, अगर मान लो कोई वकील बाहर से चंडीगढ़ आया हुआ है, अगर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो इजीली कोई रेंट पे घर देके राजी क्यों? रीजन क्या उसका? डर, बैठे ही कोर्ट में कोई भी बंदा क्या बोलेगा कि एलसीयू इन कोर्ट, आप तो कोई कोर्ट में, हम बैठे ही कोर्ट में, आज कोर्ट पाके बैठे। काला कोर्ट एम नहीं पाया जी। निकुंज जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे मुद्दे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्लोज करे, बहुत क्लैरिफिकेशन दी चीजों पे। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आप कोई लॉ अगर अमेंड करना चाहो या हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को अगर दुरुस्त करना चाहो, तो आप क्या करोगे? करण जी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि फ्रीबीज, आजकल आपने देखा कि फ्रीबीज के नाम पे जनता को कैसे गुमराह किया जाता है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये फ्रीबीज टोटली बैन होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो वोट पड़े आपके काम से पड़े, ठीक है, डेवलपमेंट से पड़े, विकास मॉडल से बने, ठीक है। तो मैं चाहूंगा पहला काम तो फ्रीबीज टोटली बंद हो जानी चाहिए। दूसरा, अगर चुनाव पत्र में अपने घोषणाएं कर रहा है ना, तो उसको लेके जो घोषणा पत्र बना हो उसके लिए एक प्रॉपर कानून मेरे हिसाब से अब समय आ गया कि बन जाना चाहिए कि अगर आप 5 साल के लिए चुन के आ रहे हो, तो आप अगर ये वादे कर रहे हो तो ये वादे पूरे होने चाहिए। नहीं तो हर साल क्या होता है, 5 साल बाद सरकार बदलती है, फिर वही वादे वही। चुनाव पत्र को बेसिकली चाहते हो कि उस पे एक्शन होना चाहिए। अगर 5 साल में वो वादा नहीं पूरा हुआ तो उस पे एक्शन होना, या तो आप वादे ना करो, लेकिन अगर आप वादे कर रहे हो तो पूरे भी करो। तो फिर ऐसे अदरवाइज कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। कोई भी अपना वादा करेगा जीत जाएगा, डिलीवरी सिस्टम से करेगा, यही तो हो रहा है। क्योंकि क्या होगा कि डिलीवरी आप नहीं दोगे, देखो डिलीवरी दोगे तो जनता चुनेगी आपको, बार बार चुनेगी। हमने कई स्टेट्स के एग्जाम्पल देखे हैं कि जहां आपको डिलीवरी सिस्टम मिल रहा है तो जनता वो बार बार चुन रही है।
क्यों चुन रही है, आप कब तक पैसे के दम पे, कब तक आप ये सिस्टम चलाते रहोगे फ्री बीज का। फ्री बीज से तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री बीज से आपकी जो स्टेट की मशीनरी है वो खोखली हो मैं रही सर है। दीमक समझता हूँ उसको, बिल्कुल खोखली हो रही है। आप देखिए ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, बोर्ड हो, किसी भी तरह का उठा लो, वो वीक हो रहे हैं। चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी हो, फ्री बीज नहीं होना चाहिए। हाँ, सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे जो जेन्युइन लोग हैं, जो अवेलेबिलिटी जिनको बिल्कुल नहीं है, वो उनको एक मिलना अलग चाहिए। चीज है, वो हमेशा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। वो देखो, वो जेन्युइन है, लेकिन पूरी जनता को वोट गुमराह लेने के लिए करना, फ्री बीज एक अलग चीज है। और वो चुनाव के टाइम ही, सिर्फ चुनाव के टाइम ही आप आगे पीछे करो। चुनाव के टाइम में अगर घोषणा पत्र हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए। ठीक है निकुंज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो मुद्दे आपने जो हमने आपसे पूछा, आपने उन सभी मुद्दों पे सही आंसर दिए, और मैं समझता हूँ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए, और समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।